हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित है। तो आज हम स्पेशली इस वीडियो में ज्योग्राफी से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जान लेना है कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य जो है वो सिर्फ यही है कि हर एग्ज़ाम में देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लाने का बस यही उद्देश्य है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने ज्योग्राफी से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को डिस्कस किया था। तो अगर आपने ज्योग्राफी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार अवश्य देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ज्योग्राफी के हम नदियों के किनारे बसे शहर के चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस प्रश्न से आरआरबी एनटीपीसी में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सब देख लेते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो उसमें पूछा गया कि मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मदुरै शहर वैगाई नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैगाई नदी। तो इसकी व्याख्या, मदुरै शहर वैगाई नदी के किनारे पर स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख शहर है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नदियों के किनारे बसे शहर में मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। वो भी आपका पूछा गया था कि 7 अप्रैल और 16 अप्रैल 2016 में पूछा गया था, थर्ड पाली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैप्टर नया जो है वो नया चैप्टर है खनिज एवं उद्योग। तो खनिज एवं उद्योग से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देख लेते हैं। तो खनिज एवं उद्योग का पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक कहाँ पर स्थित है। इसमें पूछा गया कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असम। तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र भारत के असम राज्य में स्थित है। उसमें असम स्थित डिगबोई एशिया का पहला, डिगबोई नाम है, डिगबोई एशिया का पहला उत्खनित होने वाला तेल कुआं है। यह पहली रिफाइनरी की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई है। तो 1901 में हुई है रिफाइनरी वर्ष डिगबोई में है। यह विश्व का सबसे पुराना तेल क्षेत्र माना जाता है। तो ये भी देख लीजिएगा, इसकी शुरुआत जो है वो 1901 में हुआ है और यह विश्व का सबसे पुराना तेल क्षेत्र माना जाता है इसे, और यह डिगबोई में है, असम राज्य के डिगबोई में है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुड़नकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो कुड़मकुल्लू परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य में। तो कुड़नकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। इसकी व्याख्या है, कुड़नकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। वर्ष 1988 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच कुड़नकुल्लम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो इसकी शुरुआत जो हुई है 1988 में हुई है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्दों में से एक शब्द वर्ग समूह है। एक वर्ग समूह ऐसा है जिसे अन्य 3 सदस्य संबंधित हैं। वह वर्ग समूह पहचाने। तो वह वर्ग समूह हमको पहचानना है कि वो कौन ऐसा वर्ग समूह है जो अन्य 3 सदस्य से संबंधित है। तो वो है कोयला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोयला। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोयला एक शब्द वर्ग समूह ऐसा है जिससे अन्य तीनों नरम
कोयला, पत्थर का कोयला तथा भूरा कोयला संबंधित है। तो ये तीनों जो है कोयला से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोयला। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि वो कौन सा तत्व है जो धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो वो है निकिल, बॉक्साइट, निकेल। ये तो तीनों एक धात्विक खनिज है, लेकिन कोयला जो है वो एक अधात्विक खनिज है। तो कोयला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो व्याख्या देख लेते हैं। टीन, निकेल, बॉक्साइट, लोहा, सोना, जस्ता, तांबा आदि धात्विक खनिज है, जबकि कोयला और संगमरमर अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। तो ब्लैक ब्यूटी किसे कहा जाता है। तो ब्लैक ब्यूटी जो है वो मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर है, उसी को ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। इसकी व्याख्या है, मार्स से प्राप्त एक कोयले के रंग के पत्थर को ब्लैक ब्यूटी की संज्ञा दी गई है। इसे वर्ष 2011 में मोरक्को मरुस्थल से प्राप्त किया गया है। इसका वजन 320 ग्राम है तथा इसका आधिकारिक नाम NWA 7034 है। तो ये देख लीजिएगा, ब्लैक ब्यूटी नाम ये हो गया, मार्स से संबंधित एक कोयले का रंग का पत्थर है और इसे 2011 में मरुस्थल से प्राप्त किया गया है और इसका वजन 320 ग्राम है और इसका आधिकारिक नाम ये जरूरी देख लीजिएगा, NWA 7034 है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोनाजाइट रेत में से कौन सा खनिज मौजूद है। तो इसमें पता करना हमें कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है। तो मोनाजाइट में थोरियम खनिज मौजूद होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थोरियम। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या, केरल के समुद्री तट पर रेत, यानी कि केरल के समुद्री तट पर रेत में मोनाजाइट पाया जाता है, जो कि थोरियम का प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा हेतु किया जाता है। भारत में थोरियम के भंडार मौजूद हैं, तो भारत में भी थोरियम के भंडार मौजूद हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में से किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो हमें ये देखना है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली राज्य जो है वो है राजस्थान। तो राजस्थान, भारत के राजस्थान राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में चांदी अयस्क प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद, यानी कि राजस्थान के बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में चांदी उत्पादन सर्वाधिक 4,26,321 किलोग्राम रहा। इसके बाद कर्नाटक में 122 किलोग्राम चांदी का उत्पादन हुआ। तो 2015 और 16 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कितने उत्पादन चांदी हुआ। तो 4,26,321 किलोग्राम चांदी का उत्पादन हुआ। वही कर्नाटक में 122 किलोग्राम चांदी का उत्पादन हुआ। और राजस्थान के बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य हैं जहाँ चांदी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। तो हमें ये देखना है कि अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। तो अभ्रक जो है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो आइए एक बार ऑप्शन देख लिया जाए। तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं दिया है, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चाहे वो उत्पादन की दृष्टि से हो, चाहे कुल भंडार के दृष्टि से हो। तो हम देखते हैं कि वो कौन सा राज्य है। तो वो राज्य जो है वो राज्य राजस्थान राज्य है। तो राजस्थान राज्य में
अभ्रक बहुतायत में पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या है, भारत में अभ्रक का कुल भंडार, तो कुल भंडार आंध्र प्रदेश में है 41%, राजस्थान में है 28%, उड़ीसा में है 17%, महाराष्ट्र में है 13% तथा बिहार में है 2%। तो हमारा सबसे ज़्यादा अभ्रक का भंडार कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। वही अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया होता तो हम आंध्र प्रदेश लगाते, और ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में से कोई नहीं दिया होता तो उड़ीसा अगर दिया होता या महाराष्ट्र दिया होता या बिहार दिया होता तो हमें इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक लगा दिए होते। तो हमें सीरीज वाइज देखना होता है कि ऑप्शन मतलब कौन सा ऑप्शन दिया है, और मतलब क्वेश्चन के हिसाब से भी कभी कभी ऑप्शन को देखना पड़ता है। तो फिर एक बार दोबारा व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो भारत में अभ्रक का कुल भंडार सर्वाधिक क्रमशः आंध्र प्रदेश में 41%, राजस्थान में 28%, उड़ीसा में 17%, महाराष्ट्र में 13% तथा बिहार में 2% है। जबकि उत्पादन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ये देख लीजिए, उत्पादन की दृष्टि से इसको भी देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके बाद राजस्थान है, तो उत्पादन की दृष्टि से दूसरे नंबर पर राजस्थान है। तो इस अनुसार कि जो प्रश्न में दिया गया था उसके अनुसार विकल्प डी सही है, राजस्थान। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा, क्वेश्चन तो उधर खत्म हो गया उसका, खनिज एवं उद्योग से। तो अगला चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है बंदरगाह। तो बंदरगाह से देख लेते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बंदरगाह से पूछे गए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? तो हमें पता करना है कि ये चार ऑप्शनों में से एक नदी तटीय बंदरगाह कौन है। तो एक नदी तटीय बंदरगाह जो है वो है कोलकाता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलकाता। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता बंदरगाह एक नदी तटीय बंदरगाह है। यह समुद्र तट पर स्थित ना होकर थोड़ा भूभाग के अंदर हुगली नदी के स्थित पर है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख ली। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। तो बंदरगाह से मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है। तो अगला चैप्टर शुरू है वो है भारत में वर्षा। तो भारत में वर्षा का पहला प्रश्न है, यह अभिकथन और कारक वाले प्रश्न है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो पहला प्रश्न है, एक कथन ए और एक कारक आर नीचे दिए गए हैं। कथन ए, मासिनराम भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में से एक है। इसकी और कारण जो दिया है वो है, इसकी भौगोलिक स्थिति पूर्वोत्तर में है। तो हमें इसमें अभिकारक और कारण देख के ये पता लगाना कि कौन सही है और कौन गलत है, और किसकी व्याख्या सही कौन करता है और कौन मतलब व्याख्या सही नहीं करता है। तो हमें बस यही देखना है। तो एक बार अभिकथन पढ़ लिया जाए। तो अभिकथन है, मासिन राम भगत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में से एक है, और वही कारक जो दिया है वो है, इसकी भौगोलिक स्थिति पूर्वोत्तर में है। तो ये सही है कि मानिस मासिन राम भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है, और कारण इसकी भौगोलिक स्थिति पूर्वोत्तर में है, तो ये भी सही है। लेकिन आर जो है, ये कारण जो है ये एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी दिया है कि दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या, मेघालय राज्य में स्थित मासिनराम भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में से एक है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ लगभग 1148 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न ये भी अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो नीचे एक विधान ए और एक कारक आर दिए गए हैं। कथन ए जो दिया है वो है, वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। वही कारण दिया गया है, जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। सही विकल्प का चयन करें।
तो विकल्प इन 4 दिए गए हैं, चारों विकल्प में हमें सही विकल्प चुनना है। तो आइए पहले एक बार अभिकथन और कारण दोनों पढ़ लेते हैं। तो कथन दिया है, वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। तो ये हमारा कथन सही है, क्योंकि वर्षा जल के बहाव के साथ मृदा का क्षरण भी होता रहता है। ठीक, तो हमारे लिए ये सही है कि वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है, ये सही है। कारण देख लेते हैं। तो कारण दिया है, जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल का संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। ये गलत है हमारा, क्योंकि वर्षा जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल का संचयन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका ये गलत हो जाएगा, हमारा कारण गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए सही है और आर गलत है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं, व्याख्या में क्या कहा गया है। तो व्याख्या में कहा गया है कि वर्षा जल संचयन करके मिट्टी के क्षरण को कम किया जाता है, क्योंकि वर्षा जल के बहाव के साथ मृदा का क्षरण भी होता रहता है। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल का संचयन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वर्षा जल के संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा पेयजल की कमी, गिरता भूजल स्तर, सूखा, बाढ़ आदि समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि कथन ए सही है और कथन आर गलत है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यह भी अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक अभिकथन ए व एक कारण आर दिए गए हैं। अभिकथन जो दिया है वो है, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां कम है। कारण दिया है, पहाड़ों पर उपजाऊ भूभाग कम होता है तथा जलवायु की स्थिति जटिल होती है। सही विकल्प का चयन करें। तो हमें इन चारों ऑप्शनों में से सही विकल्प चयन करना है। तो एक बार अभिकथन दोबारा पढ़ लेते हैं। तो अभिकथन दिया है, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां कम है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां जो है वो कम है, ये सही है हमारा। कारण दिया है, पहाड़ों पर उपजाऊ भूभाग कम होता है तथा जलवायु की स्थिति जटिल होती है। तो ये भी सही है, क्योंकि पहाड़ों पर उपजाऊ भूमि बहुत कम होती है, क्योंकि पहाड़ों पर कृषि करने लायक उतनी होती नहीं है। तो हमारा ये सही है। तथा जलवायु की स्थिति जटिल होती है। तो ये भी सही है कि जलवायु की स्थिति वहाँ जटिल होती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया है, इसमें ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में क्या कहा गया है। तो व्याख्या दिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक जटिलताओं एवं जलवायु विषमताओं के कारण कृषि कार्य अत्यंत दुष्कर है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि का भी अभाव पाया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करके पहाड़ी क्षेत्रों में बागानी फसलें। तो फ्रेंड्स, उधर हमने भारत में वर्षा के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, सारे हमने कवर किए। तो हमारा अगला चैप्टर है विविध यानी मिस्किलेनियस। तो मिस्किलेनियस से देख लिया जाए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है। तो 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम भारती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारती। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंटार्कटिका में स्थापित भारत के तीसरे रिसर्च बेस का नाम भारती है, यानी कि जो है वो भारती वो तीसरा रिसर्च बेस है। और इस भारतीय रिसर्च बेस का स्थापन 2012 में हुआ है, जबकि द्वितीय स्टेशन यानी इसका दूसरा स्टेशन है मैत्री। तो मैत्री की स्थापना 1988 से 89 में हुई थी। वही इसका भारत का जो पहला रिसर्च बेस है वो है दक्षिणी गंगोत्री। तो दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना 1983 में हुई है। तो हम ये देख लेना है हमें सही से कि भारत का जो नवीनतम रिसर्च बेस है भारती वो तीसरा रिसर्च बेस है और इसकी स्थापना 2012 में हुई है, जबकि द्वितीय स्टेशन मैत्री है और उसकी स्थापना 1988-89 में हुई थी। और जबकि भारत का जो पहला रिसर्च बेस है वो है दक्षिणी गंगोत्री, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है। तो हमें इसमें ये देखना है कि
सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के केरल राज्य कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित होने वाला विश्व का प्रथम हवाई अड्डा बन गया है। इसी उद्देश्य के साथ केरल सरकार द्वारा अगस्त 2015 में इसके लिए 12 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इसकी व्याख्या देख लीजिएगा अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बृहदीश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? इसमें पूछा गया कि एक बृहदीश्वर मंदिर है, वह तमिलनाडु राज्य में है, वह किस सामग्री से बनाया गया है? तो वो कौन सी सामग्री है? तो बृहदीश्वर मंदिर जो है वो ग्रेनाइट से बनाया गया है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रेनाइट। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या है, बृहदीश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजौर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो हमें ये देख लेना है कि बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में है और तमिलनाडु राज्य के तंजौर में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। तो बृहदीश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो बृहदीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है, जो प्रश्न में यही पूछा गया था। और यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया है। तो इसको बृहदीश्वर मंदिर को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, 0 माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? इसमें पूछा गया है कि 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। तो वो हमें पता करना है कि यह कहाँ है। तो यह नागपुर में है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागपुर। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है, 0 माइल स्टोन नागपुर महाराष्ट्र के में स्थित है। औपनिवेशिक काल में इसे ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित किया गया था। इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने में किया जाता है। इस बिंदु पर 4 घोड़े एक स्तंभ का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था। तो ये हमें देख लेना है दोस्तों कि इस बिंदु का प्रयोग जो है दूरियों को मापने के लिए किया जाता है और इस बिंदु पर यानी कि 0 माइल स्टोन बिंदु पर जो है वो 4 घोड़े तथा एक स्तंभ बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया है। तो हमें ये देख लेना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने डैश को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया है। तो क्या प्रश्न में पूछा गया है? तो प्रश्न में पूछा गया है कि अप्रैल 2016 में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने डैश को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया गया। तो वो क्या है? वो है आपका काली गर्दन वाले सारस। इसी को मतलब निलंबित कर दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। इसमें दिया है कि काली गर्दन वाले सारस। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित त्वांग जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया है। IUCN द्वारा अति संवेदनशील घोषित यह पक्षी मुख्यतः चीन में पाया जाता है और सर्दियों में भारत में प्रवास करता है।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा विविध वाले चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर हमारा अगला चैप्टर है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो जनसंख्या और नगरीकरण देख लेते हैं। विविध वाले तो क्वेश्चन हमने कर लिए, जितने क्वेश्चन आए थे वो सब हमने कर लिया। तो अगला हमारा चैप्टर है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो जनसंख्या एवं नगरीकरण के पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। तो हमें ये देखना है कि भारत की जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। तो उसके 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो इसकी व्याख्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो हमें ये देखना है कि जनगणना 2011 के अनुसार वो कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 है, मिजोरम का जनसंख्या घनत्व 52 है, सिक्किम का 86 है और नागालैंड का 119 है। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों को उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन में 4 राज्य दिए गए हैं, इन 4 राज्यों को हमें जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे जो है वो है केरल आता है। तो पहले नंबर पे केरल आ गया, ये हो गया हमारा पहला नंबर पे। वही दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आ जाता है, तो ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। वही तीसरे नंबर पे बिहार आता है जनसंख्या, तीसरे नंबर पे बिहार हो गया हमारा। और चौथे नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र आता है, जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो है पहले पे केरल है तो यानी 2, और दूसरे नंबर पे राजस्थान है तो 2 4। तो हमें ऑप्शन में देखना है 2 4 सबसे जल्दी करना है, तो हमें ऑप्शन में देखना है 2 4 सबसे पहले कौन दिया है। तो 2 4 में 2 ऑप्शन है, बी और डी। तो बी और डी में फिर हमें अगले प्रोसेस में देखना है कि फिर अगला चरण में मतलब कौन सबसे कम आता है। तो तीसरे नंबर पे हमारा कौन था, बिहार था, तीसरे नंबर पे बिहार था। तो बिहार आपका 2 4 3, तो 2 4 3 फिर ऑप्शन में देखेंगे 2 4 3, तो हमारा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 2 4 3 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है इसमें। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों का उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम इस प्रकार है, केरल में 3.34 करोड़, राजस्थान में 6.85 करोड़, बिहार में 10.45 करोड़ और महाराष्ट्र में 11.23 करोड़। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या 19.98 वाला राज्य है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो हमें इनमें से देखना है कि अभिकथन और कारण में कौन सा सही है और कौन गलत है। तो एक बार और प्रश्न पढ़ लिया जाए। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए जो दिया है वो है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आयु प्रत्याशिता अधिक होती है। और कारण दिया है कि महिलाएं बेहतर आहार लेती हैं। तो इनमें से सही विकल्प चुनना है।
तो हमें इनमें से सही विकल्प को चुनना है कि इन सही में से कौन सा विकल्प सही है। तो एक बार अभिकथन पढ़ के इसकी सही और गलत आंसर का अंदाज़ा लगाया जाए। तो अभिकथन जो है वो भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आयु प्रत्याशिता अधिक होती है। ये सही है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आयु प्रत्याशिता अधिक होती है। वही कारण जो दिया है, महिला बेहतर आहार लेती है, ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि महिला बेहतर आहार ले, पुरुष भी ले सकता है बेहतर आहार। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये सही है, लेकिन आर गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आइए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या, वर्ष 2011 और 15 में 11 और 15 में भारत में आयु प्रत्याशा पुरुषों में 67.3 वर्ष और महिलाओं में 69.6 वर्ष थी, जबकि कुल जीवन प्रत्याशा 68.5 वर्ष है। अतः अभिकथन ये सही है, जो हमने सही किया अभिकथन। जैविक रूप से महिलाओं को अधिक सबल माना जाता है और उनके जीवित रहने की प्रवृत्ति पुरुषों की तुलना में बेहतर है। तो अतः कारण आर गलत है। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन सही हो गया ए। तो फ्रेंड्स, आज हमने ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे एनटीपीसी से, वो भी इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी से आए हुए थे, तो हमने उसको कवर कर लिया है। कल हम ज्योग्राफी के दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो फिर कल मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें।